नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शनिवार को जम्मू विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि भारतीय समाज के बहुलतावादी धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप को ध्यान में रखकर ही संविधान में पंथनिरपेक्ष गणराज्य की नींव रखी गई थी। उसमें देश के अलग अलग इलाकों की विविध पहचानों को मिटाकर सभी को एक रूप करने का कोई जिक्र नहीं है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये अपेक्षा भी की है कि वो उन रूपरेखाओं को स्पष्ट करे जिसके भीतर धर्मनिरपेक्षता और मिलीजुली संस्कृति के सिद्धांतों पर काम किया जा सके। इससे कामकाज को मजबूत और बेहतर किया जा सकेगा। उन्होंने नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को हासिल करने में न्यायपालिका की अहम भूमिका पर भी जोर दिया और कहा कि कुछ वर्ष पूर्व देश के 2 प्रमुख कानूनविदों ने राय दी थी कि उच्चतम न्यायालय को बहुत सारी बातों पर विचार किए जाने की ज़रूरत है और उनमें से एक अहम बात यह है कि अल्पसंख्यकों और इस प्रकार के अन्य समूहों को बहुसंख्यकवाद के हमलों से कैसे बचाया जाए। और जब तक देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा ये सुनिश्चित नहीं किया जाता कि संविधान और कानून सभी नागरिकों पर निष्पक्ष रूप से लागू हो, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि अदालत ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आस्था के सिद्धांतों को संस्कृति की रचना से अलग करने की आवश्यकता है। स्पष्टता के बावजूद धर्मनिरपेक्षता पर विभिन्न व्याख्याएं रखी गई हैं और कोर्ट में भी इस विषय पर कोई वास्तविक आम सहमति नहीं बन पाई है। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ जुड़ रहे हैं लंबे समय तक देश के कानून मंत्री, सांसद और राज्यपाल रहे हंसराज भारद्वाज, देश के जाने माने कार्यकर्ता जस्टिस राजेंद्र सच्चर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल, लेखक और प्रोफेसर अपूर्वानंद और वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हंसराज भारद्वाज साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उपराष्ट्रपति ने शनिवार को जो जम्मू में ये भाषण दिया, एक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने भाषण दिया, क्या इस बात की वाकई ज़रूरत महसूस हो रही है कि आज सेकुलरिज्म को ठीक तरीके से डिफ़ाइन नहीं किया गया है और सुप्रीम कोर्ट को इसे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, इस पे और ज़्यादा सफाई के साथ बात किए जाने की ज़रूरत है? सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इसमें करेक्शन करती रही है और समय के अनुसार ही इस पे आगे व्याख्या होगी। हमारा देश संविधान के मुताबिक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसकी व्याख्या मैंने जैसे पहले बताया था आपको, चीफ जस्टिस दास ने एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट के जरिए 59 में की थी और हमारे देश के स्वरूप को और प्लूरिटी को ध्यान में रखते हुए ये किया गया था। और मुझे खुशी है कि ये बम्बई के जजमेंट में जी एक पूरा इस पर व्याख्या हुई है। और जो उपराष्ट्रपति जी ने जो जम्मू में जो भाषण दिया है वो बहुत उपयुक्त है और हम सबको उनका स्वागत करना चाहिए कि हम लोग कहीं ये भूल ना जाएं किसी राजनीति जोश में या उसमें कि हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है धर्मनिरपेक्षता के अतिरिक्त। जी, तो ये उन्होंने बोला है और सुप्रीम कोर्ट पर ये दायित्व नहीं डालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशल फोरम है और वो जब कोई कंट्रोवर्सी होती है या जाति होती है या विषय आता है तभी एडजुडिकेट कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा काम है जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, कि अपने देश को ठीक से ढंग से चलाएं। जी, हमारे साथ जस्टिस राजेंद्र सच्चर साहब भी हैं। सच्चर साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि उपराष्ट्रपति ने जम्मू में जो भाषण दिया और जो प्रमुखता के साथ तमाम अखबारों में और मीडिया में आया है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? बहुत वाजिब है और एक चीज़ से हमको इस बात की परेशानी है कि वाइस प्रेसिडेंट साहब को ये कहना पड़ा हिंदुस्तान के लोगों की इस वक्त जो फंक्शनिंग है, क्योंकि हमारी जो बेसिक फाउंडेशन है वो ये मान के चलती है कि सारे देश के जो वासी हैं उनका बराबर का हक है। दे आर ऑल इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। कोई अपने आप को अक्सरियत से ज़्यादा नहीं कुछ कह सकता और ये कि अक़लियत के हक कम है, ये बिल्कुल बेहुदा बात है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इसको परमिट नहीं करती और जो लोग ऐसी बात करते हैं वो क्यों नहीं समझते कि 9 स्टेट्स को खारिज करा गया था 1992-93 में जबकि सरकार से केंद्र की सरकार ने इस किस्म की हरकत की थी। आजकल के भी मैं बयान पढ़ रहा हूँ जो फजूल किस्म के बयान है कि फलाने जय करो फलाना करो, तो हमसे ये कौन पूछने वाले होते हैं कि ये ज़्यादा देशभक्त है
या कौन है, किसी को कोई बता नहीं सकता। हमारे सब इंडिविजुअल की बराबरी का हक है इस मुल्क में, जी। कोई भी रिलीजन का आदमी हो। ठीक। अक्सरियत रिलीजन का है तो उसका कुछ ज़्यादा हक नहीं बनता है। जी। तो अगर ये लोग नहीं समझेंगे तो उनको अदालत तो जवाब देगी, मगर मैं समझता हूँ कि आम जनता हिंदुस्तान की इस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो इस किस्म की वाहियात बात को नहीं फैलने देगी। ठीक है, रहे सच्चा साहब, अब मैं आता हूँ आपके पास में। गोपाल अग्रवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं। गोपाल जी, अभी आपने सुना हंसराज भारद्वाज साहब को, राजेंद्र सच्चर साहब को। उपराष्ट्रपति साहब को ये बात कहने की ज़रूरत पड़ रही है कि आज जो देश में माहौल है उसमें कहीं ना कहीं इस डेफिनेशन को जो सेकुलरिज्म के बारे में संविधान में दी गई है उसे परिभाषित किए जाने की ज़रूरत है। किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, मैं भारद्वाज साहब से वाकिफ रखता हूँ कि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए। दूसरी बात ये मानना हमें ज़रूरी है कि हमारा देश, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा देश सेक्युलर क्यों है, धर्मनिरपेक्ष क्यों है। क्योंकि हमारा कानून कहता है, ऐसी केवल बात नहीं है। हमारे देश का कल्चरल और जो फैब्रिक है, जो हमारी संस्कृति है इतने सालों की, वहाँ पे सेक्युलरिज्म इनग्रेन्ड है आम जनता में, हर व्यक्ति में। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम कानून हमें सेकुलर कहता है इसलिए हम सेकुलर नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ की थिंकिंग ऐसी है जिसके कारण हम सेक्युलर हैं। तो यह बात बिल्कुल ये ध्यान में रखना चाहिए। और जो हमारा कलेक्टिव विजडम है देश का, वह जब तक हमें सेकुलर बात पे या धर्मनिरपेक्षता पे हमें आगे ले जाएगा, उस फैब्रिक को हमें बचा के रखना चाहिए। उनको इश्यूज को पॉलिटिसाइज ना करके उस कलेक्टिव विजडम पे ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए, बल्कि कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम कहें। तो इसलिए यह बात मैं मान के चलता हूँ कि हमें अगर कोर्ट का या कानून का इस्तेमाल करना है तो इन बातों पे ज़्यादा करना चाहिए। कौन से इश्यूज हमारे जो सिविल सोसाइटी के हैं वो रिलीजन के डोमेन में आते हैं, और कौन से जेंडर इक्वलिटी, कास्ट इक्वलिटी, उस तरह की चीज़ों को हम सेग्रीगेट कर लेंगे तो हम ज़्यादा सेकुलर रास्ते पे चल पाएंगे। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जहाँ पे हम उसको धर्म का ना मान के उसको जेंडर इक्वलिटी पे बात कर सकते हैं। ठीक है। ये जो रिजर्वेशन है उनको कास्ट आधारित ना मान के सामाजिक एम्पावरमेंट, अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपुल, अगर इस बाइफर्केशन को हम लेके चलेंगे तो ज़्यादा हम सेकुलर फैब्रिक को इस देश के ज़्यादा लंबी तरफ से मैं आता हूँ आपके पास में। जी, अपूर्वानंद साहब, आप इस पूरी बहस को किस रूप में देखते हैं, और जैसा गोपाल जी कह रहे हैं क्या उससे आप सहमत हैं? सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी उपराष्ट्रपति को, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति उद्धृत कर रहे हैं दो विधिवेत्ताओं को, जो ये कह रहे हैं कि जब नई शताब्दी में भारत प्रवेश करेगा तो इस बात को बहुत ही निश्चित करने की ज़रूरत है कि बहुसंख्यकवाद से यहाँ के अल्पसंख्यकों की रक्षा कैसे हो सके। इसको वे दोहरा रहे हैं, और 2016 से ज़्यादा माकूल वक्त और कोई नहीं हो सकता है इसको चिन्हित करने का। इस वजह से यह भ्रम क्यों है? यह भ्रम इसलिए है कि जीवन पद्धति, जैसा उन्होंने कहा कि जीवन पद्धति और धर्म दोनों को एक में एक कर दिया जाता है और घालमेल हो रहा है, और यह उच्चतम न्यायालय के एक फैसले की वजह से हुआ है। और इस वजह से उन ताकतों को शह मिली है जो ये कह रहे हैं कि दरअसल हम धर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो जीवन पद्धति की बात कर रहे हैं। अब जीवन पद्धति किन चीज़ों से मिलकर बन रही है? जीवन पद्धति मिल रही है तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय बोलो, तुम चाहे जो हो और जैसे भी तुम्हें बोलना है वो, ये जीवन पद्धति है। दूसरी जीवन पद्धति है कि आप पूरे भारत में गोमांस पर प्रतिबंध लगेगा, और जिस पर भी ये शक होगा उसे मारा जा सकता है। ये पुनः धर्म का प्रश्न नहीं कहा जा रहा है, यह कहा जा रहा है जीवन पद्धति का प्रश्न है। तो यह भ्रम पैदा हो गया है, और इसलिए अभी इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप लातेहार की घटना देख लीजिए। ठीक है, लातेहार की घटना में 2 मुसलमानों को मार डाला गया, और मुख्यमंत्री का उत्तर क्या था? मुख्यमंत्री का उत्तर यह था कि हम इस बात की सख्ती से पालना करेंगे कि यहाँ से पशुओं का अवैध निर्यात ना हो। भारत के गृह मंत्री यह कह चुके हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, जब उन्होंने शाबाशी दी कि आप दरअसल स्मगलिंग आपने रोक दी है गायों की, और आप इतनी सख्ती करें कि बांग्लादेश के लोग गोमांस खाना भूल जाएं। यह बयान अपने आप में एक बहुत ही गंभीर बयान है, जिसमें इशारा बांग्लादेश के नागरिकों की तरफ नहीं है,
ना इशारा यहाँ है ठीक है। कि लोग पूरे के पूरे अपनी भोजन पद्धति और दूसरी पद्धति को भुला दें, हम ऐसा हिसाब करेंगे, ठीक है, ऐसा इंतजाम मैं आता हूँ आपके पास में। संजय, आप किस रूप में देखते हैं इस पूरी बहस को, और ख़ास करके उपराष्ट्रपति ने जिस तरह से ये बात कही है? अभी पिछले दिनों हम एक जजमेंट आया था 2015 में, और उसमें अदालत ने कहा कि इंडिया टिल नाउ इज़ ए सेक्युलर कंट्री, वी डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग इट विल रिमेन ए सेक्युलर कंट्री। जब अदालतें इस तरह का डर व्यक्त कर रही हैं, एक संशय व्यक्त कर रही हैं, तो फिर क्या ज़रूरी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या करे? मेरे ख्याल से उपराष्ट्रपति जो बोले हैं वो अपनी जो चिंता का इजहार किया है उसके कई सारे कारण हैं, और अखबार और तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इस बात का काफ़ी सबूत मेरे ख्याल से देते हैं कि किस तरीके से ड्रिफ्ट हो रहा है। और उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे पूरी व्यवस्था में एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेजिलिटी है। अगर सुप्रीम कोर्ट खुद 2015 में बोल रहा है कि सेकुलरिज्म कब तक लास्ट करेगा, तो इससे इस बात का एहसास हो जाता है कि एक सरकार आती है 2014 में, और उसके बाद कई सारे शक पैदा हो जाते हैं कि जैसी कानून व्यवस्था थी, जिस तरीके से संविधान की संरचना करी गई थी, वो बचेगी कि नहीं बचेगी। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो उपराष्ट्रपति का जो बयान है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जिसे कहते हैं कि वो एक सीटी बजाने वाला है कि लोगों को सबको इसको अवेयर करने के लिए कि आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा कि धर्मनिरपेक्षता को कोडिफाई करा जाए, जिससे कि जो भी वेरिएशन हो रहा है वो ना हो। परंतु अगर आप देखें इस समय पिछले 1-2 साल के अंदर ये शक पैदा हुआ, इसके मुख्य कारण ये हैं कि एक मेजॉरिटेरियन एटीट्यूड इस पूरी व्यवस्था में आने लगा है, जो हिंदुस्तान का जो विज़न है वो किस तरीके का हो, उसके ऊपर कई सारे सवाल उठने लगे हैं। तो जिसमें अक़लियत है वो किस तरीके से अपने वो कंडक्ट करे, किस तरीके खाने की, क्या खाना खाए, क्या जैसे प्रोफेसर पूर्वानंद ने कहा कि क्या खाए क्या ना खाए, उस तमाम चीज़ें हमारे देश को डिफ़ाइन करने में लगी हैं, और इसके काफ़ी मेरे ख्याल से गंभीर परिणाम होंगे, जो कि जिसका प्रभाव मीडिया पे भी पड़ता है। हम जिस तरीके की रिपोर्टिंग आज की तारीख में देखना चालू कर रहे हैं, वो लोग जो संविधान है उसको सोच कर नहीं, अपने अंदाज में जो समय जो माहौल उसके हिसाब से जज करना चालू कर दिए। गोपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम, पता है, ये जो अभी हम बोल रहे थे, प्रॉब्लम इसी कारण होती है जब सरकार के एक्शंस को आप धर्म के चश्मा लगा के देखने लग जाते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि मेजॉरिटिज्म आ रहा है या ये इनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं कि इतने सालों से हमने माइनॉरिटी अपीजमेंट देखा, तो वह भी तो एक तरीका का जो कम्युनलिज्म ही तो है। जब माइनॉरिटी अपीजमेंट, आप यूनिफॉर्मिटी नहीं रखते, आप सरकारी एक्शंस में, आप रिसोर्सेज में, मनमोहन सिंह कहते हैं कि हमारे देश के संसाधनों पे माइनॉरिटी का पहला अधिकार है, ये बजट स्पीच में कहते हैं। तो ये जो कांग्रेस की या जो पिछले सरकारों की ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी थी, वह भी उतनी जिम्मेदार है यहाँ पे फैब्रिक को डिस्टर्ब करने के लिए। तो हमारा ये मानना है कि आप इनको सरकारी एक्शंस को धर्म के चश्मे से हटा के सिविल सोसाइटी की एक्टिविटीज़ को आप उनको एक सेक्युलर फैब्रिक में देखें, और उस तरह से आगे बढ़ेंगे तो हम इसको कंजर्व कर पाएंगे और आगे तक ले। मुझे यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होते हैं। और ये सेकुलरिज्म को लेकर के उपराष्ट्रपति जी ने जो अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं, उस पर हमारी ये बहस जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक। कलम की आंखों ने परखा इतिहास। मिसेस गांधी हैंडलिंग जो थी वॉर की, वो मास्टरली थी। वाजपेयी जी जब झगड़ा हो रहा था तो मुझसे कहते हैं जाते वक्त, इससे अच्छा तो ये है इंदिरा जी वापस आ जाए। कागज पर उतर आई हर बात। मैंने कहा मोरारजी भाई मुबारक हो, ये काम तो बहुत होगा। हाँ, कम होता अगर तुम उस वक्त मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने देते। देखा देश को बनते हुए, कामयाबी की मंजिलें तय करते हुए, कलम के सफर का नया अंदाज, श्रेष्ठ संपादकों से संवाद। पत्रकार को राजनीति नहीं करना चाहिए। कलम गवाह है, देखिए सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। Homi J. Bhabha, multifaceted personality, scientist, visionary, chief architect of
of India's nuclear program. The founder of two of India's greatest research institutions, Tata Institute of Fundamental Research and Bhabha Atomic Research Centre. Bhabha unraveled the electron-positron scattering process of quantum electrodynamics. It's called Bhabha scattering after him. Hello, I am Ishan Russell. I'm Tracy Shilchi and you're watching News Tonight. Together with the team of our Dedicated professionals from across various fields. This is Shyam Sundar, Vishal Dahiya, Akhilesh Suman, Frank Pereira from Beijing, China. Kriti Mishra for Rajya Sabha Television. We bring to you the news that matters here on Rajya Sabha TV. देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति के उस बयान की जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से धर्मनिरपेक्षता और मिलीजुली संस्कृति के जो सिद्धांत हैं उनकी रूपरेखाओं को एक बार फिर से परिभाषित करने की बात कही है। हमारे साथ हैं पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज, जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र सच्चर, प्रोफेसर अपूर्वानंद, संजय कपूर और बीजेपी प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल। राजेंद्र सच्चर साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि लगभग साल भर पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जो कि विक्रमजीत सेन और जस्टिस नचप्पन की बेंच थी, उसने अपने एक जजमेंट में इस बात का उल्लेख किया है कि हम ये कह नहीं सकते कि कितने दिनों तक इस देश में सेकुलरिज्म रह पाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, इस कमेंट को किस रूप में देखते हैं? अरे नहीं, देखिए बात यह है कि आप पहले बात तो ये मान के चलिए कि जज जो हैं वो भी आम आदमी है हमारी तरह। उन्होंने कहीं वो ऐसे उन्होंने एक दुख के साथ बोला है कि किसी जगह, तो मैं समझता हूँ कि उनको साथ ये भी कहना चाहिए क्या कि हमको पूरा यकीन है कि सेकुलरिज्म इस मुल्क से नहीं जा सकता। उन्होंने ये बात कह दी, तो इसलिए नेचुरली वोट उनको वाइस प्रेसिडेंट साहब ने ये कहा भी कि ये कैसे कह दिया है। और जिस एक माने में दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट एक दुख के साथ भी ये कहे जी, मगर बेहतर मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को तो ऐड करना चाहिए था कि कुछ लोग अगर ऐसा समझते हैं कि सेकुलरिज्म पे हटाया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो बिल्कुल बेहंगम लोग हैं। उन लोगों को समझ ही नहीं है। एक बात को मान के चलना चाहिए कि कोई मुल्क अपने को तहजीब याफ्ता नहीं कह सकता जहाँ के सेकुलरिज्म ना जो हो, जहाँ के हर कम्युनिटी अपने आप को बराबर का ऐसा न माने, कोई मेजॉरिटी का कोई ज़्यादा हक नहीं है, हर एक हक बिल्कुल बराबर है। और मैं सोचता हूँ कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने विड्रॉ कर रहा है उससे मुझे ज़्यादा फिक्र है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस के ऊपर शक डाल दिया सरकार ने, तो ये तो एक बड़ी बेहंगम बात हुई है। मैं समझता हूँ कि ये सरकार को फौरन वापस लेना चाहिए ये कहने का, क्योंकि ये एक बड़ी बेसिक चीज़ है जी। तो इसलिए जो उन्होंने वार्न करा है उसकी हमको इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए, क्योंकि ये वार्निंग इसलिए ज़रूरी है कि बहुत से बेहक्के में लोग अब कह रहे हैं कि फलाना स्लोगन लगाओ, अगर कानून नहीं होता तो हम आपको क्या कर देते। ये कौन से चौधरी लोग हैं? कल के पैदा हुए लोग हैं। सच्चर साहब लोगों को बताएंगे। सच्चर साहब आप बने रहे हमारे साथ। पेट्रियटिज्म क्या होता है? जी, मैं आता हूँ आपके पास में। भारद्वाज साहब, अभी सच्चर साहब ने एक उदाहरण दिया और भी इस तरह के कई उदाहरण हैं। पिछले 2-2.5 सालों से अदालतों में भी इस तरह की बातें आई हैं कि जहाँ माइनॉरिटी राइट्स को कर्ब करने की एक मानसिकता दिखाई देती है। इस पे आप क्या कहेंगे? अदालतों को समाज के बारे में पूरी जानकारी हम ही लोग देते हैं जी। वकील चले जाते हैं या जो वादी होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, वो बताते हैं। असली जिम्मेवारी देश चलाने की हमारी पार्लियामेंट और हमारे एग्जीक्यूटिव के पास है जी। और उनका ये दायित्व है कि एक महान संस्कृति जो भारतवर्ष है
उदार चरित्रणाम वसुदेव कुटुंब, जिसको पार्लियामेंट पर लिखा है आपने जी, उस संस्कृति के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दूसरे लोग, इन्होंने आज़ादी के बाद इसको बड़ी खूबसूरती से चलाया है। उस रास्ते पर हम चल चुके हैं और कामयाबी हो चुकी है। अक़लियतों पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने विशेष अधिकार जान कर दिए हैं ताकि उनकी कल्चर, उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनके सब चीज़ महफूज रह सके। जी, तो हमारे संविधान में जो चीज़ें दी गई हैं उनको दूर करने का किसी को हक नहीं है। मेजॉरिटिज़म किसी ने आके यहाँ क्लेम नहीं किया। जो मिसगाइडेड लोग होते हैं वो ऐसी छोटी मोटी बात। हाँ, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो जजमेंट आया उत्तर प्रदेश से और बाद में गवर्नमेंट ने एफिडेविट चेंज किया, ये चिंता का विषय है। और पर्सनल लॉ को भी लेकर के अब कुछ सवाल उठ रहे हैं। पर्सनल लॉ को अब जब आर्ग्यू करेंगे तो हम जाएंगे खुद कोर्ट में, वकील हैं हम लोग जब हमारे मज़हब अलग अलग हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू धर्म को मानता हूँ, मुस्लिम इस्लाम को मानते हैं, क्रिश्चियन बाइबल को मानते हैं। एक जैसा कैसे सोच सकते हैं? जी, धर्म के मामलों में ना अंग्रेज़ों ने कोई कानून एक बनाया ना हमने बनाया। मैं 15 साल लॉ मिनिस्टर हूँ जी, और पहले भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार आई, वाजपेयी जी की आई, काफ़ी दिन रही। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवाज़ सिर्फ वो लोग देते हैं जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है। ठीक, बस। अपूर्वानंद जी, जब गोपाल अग्रवाल साहब बात कर रहे थे माइनॉरिटी कम्युनलिज्म की, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं सिर्फ कहना चाह रहा था कि मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगती है कि बार बार यह कहा जाता है कि इस देश में अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण हुआ है। जी, अगर अल्पसंख्यकों की स्थिति देखी जाए, स्कूल से निकलने वाले अल्पसंख्यक सरकारी नौकरी में उनकी जगह, पुलिस में उनकी जगह, सेना में उनकी जगह, तमाम सार्वजनिक जगहों पे अल्पसंख्यकों की उपस्थिति, तो वे नगण्य हैं। उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बहुत स्पष्ट है। उस वक्त भी जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में के दरमियान पूछने की कोशिश हुई कि सेना में क्या है, तो बहुत हंगामा उठा कि आप दरअसल इस देश की एकता पर चोट पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जो चेतावनी जवाहरलाल नेहरू ने दी थी शुरू में ही, वह चेतावनी यह थी, उन्होंने कहा था कि मैं यह प्रवृत्ति देख रहा हूँ कि हर नौकरी में मुसलमानों को नीचे से नीचे ले जाया जा रहा है और इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि उनका प्रतिशत ऊपर जाए। यह चेतावनी नेहरू ने दी थी और सच्चर कमेटी ने साबित किया कि मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर हुई है। इसलिए मुझे यह समझ में नहीं आता कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ कैसे है। अगर तुष्टीकरण हुआ है तो उनकी स्थिति बदतर कैसे हो गई है? मुसलमानों को एक डरावना बनाकर जी, एक हिंदूपन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और वह डरावना बनाकर आज एक ऐसी पार्टी सत्ता में है जो ये कहना चाहती है कि भारत में एक तरह की जीवन पद्धति रही है, कुछ लोग बाहर से चले आए हैं, उनको इसी जीवन पद्धति को अपना लेना चाहिए अगर वो अपने आप को शुद्ध रूप से भारतीय कहना चाहते हैं तो। और इसके तत्व हैं वंदे मातरम गाना, सरस्वती अर्चना करना, सूर्य नमस्कार करना, अब भारत माता की जय बोलना, गोमांस खाना छोड़ना, हमारी तरह से रहना सहना और हम जैसा कहें वैसे चलना। बवाना में उन्होंने कहा मस्जिद सिर्फ गलियों में निकालो, गलियों तक निकालना। तो यह फरमान अब बहुसंख्यक जारी करेंगे कि अल्पसंख्यक इस देश में कैसे रहेंगे। पहली बार आज़ादी के बाद अल्पसंख्यकों को इस बात पर डर पैदा हो गया है कि गांधी ने उनसे जो वायदा किया था 1946-47 में, वो बहुत स्पष्ट है, पढ़ लीजिए। वो वायदा ये था, हिंदू मुसलमानों के सरपरस्त नहीं होंगे और मुसलमान हिंदुओं के मातहत नहीं होंगे, वो बराबरी के हक और इज्जत के साथ रहेंगे। आज इस बात को लेकर संदेह पैदा हो गया है और इसी संदर्भ में उपराष्ट्रपति के इस चिंता को देखे जाने की ज़रूरत है। गोपाल अग्रवाल साहब, अभी आपने बात की कि अल्पसंख्यकों की सांप्रदायिकता को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उनका तुष्टीकरण होता है, तो आपने तो खुद, आपकी पार्टी ने भी स्वीकार किया है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को, आप लोग मानते हैं। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की भी जो रिपोर्ट आई उस पर भी आपकी पार्टी का कोई एतराज़ नहीं है कि जो सूरत हाल, बदतर सूरत हाल अल्पसंख्यकों की बताई गई है, फिर कहाँ तुष्टीकरण हो रहा है? देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात है ये समझने की। आज ये बहुत अच्छी बात निकल के आई है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को हम मानते हैं, रंगनाथ मिश्रा जी की रिपोर्ट को भी मानते हैं। वो क्या कहते हैं कि हमारे देश में माइनॉरिटीज़ का स्थिति अच्छी नहीं है। और आप इतने साल, 65 साल से क्या हो रहा है? हम माइनॉरिटीज़ के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो आपने रिजल्ट क्या दिया? हमारा तो यही तो बात है। तुष्टीकरण का मतलब है आप पॉलिटिसाइज करें। कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म क्या है
कि आप डिबेट को कम्युनलाइज कर रहे हैं, रिलीजन पे ले जा रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे आप उनके अंदर फियर कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये तो आरोप असली आपके ऊपर ही चर्चा लगता है ना? नहीं, तो ये यूपीए सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जवाब उनको देना चाहिए। नहीं, एक और हमारा जो इतिहास था 1947 में, हम धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, उसके बाद भी आज 20% हमारे देश में माइनॉरिटी है और वो सुख सुविधा शांति से सब रह रहे हैं, एक सेक्युलर फैब्रिक में रह रहे हैं। तो इसका कारण है कि हम लोग एक उस सेक्युलरिज्म इनग्रेन्ड है हमारे में। आज की चर्चा नहीं है ये कि आज हमारे देश में सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म हो गया, यह चर्चा 1947 से चल रही है और अभी तक हम सेक्युलर हैं, इसलिए है कि हमारे यहाँ पे जो सारे गोपाल जी, मेजॉरिटी मेरे पास वक्त की कमी है, माफी के साथ। संजय, आपसे बहुत अंतिम टिप्पणी की इस पूरी बहस का आप क्या अंत देखते हैं? मेरे ख्याल से जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी ने जो चिंता व्यक्त करी है, इसकी हम लोग को इस पर डिबेट होना चाहिए। ये मैं भारद्वाज साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जिम्मेदारी जो राइट्स की प्रोटेक्ट करने की वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर होती है, पार्लियामेंट के ऊपर होती है। तो उस तक कोर्ट में जाने के पहले ये सब चीज़ें पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए। और ये गंभीर मुद्दा है, पिछले 2 साल में हम लोग ड्रिफ्ट देख रहे हैं, कई सारे डिपार्चर्स हो रहे हैं। इसकी वजह से आम आदमी को जो संविधान में यकीन करता है उसको सजग रहना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने बात छेड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय कपूर साहब, प्रोफेसर अपूर्वानंद, हंसराज भारद्वाज साहब, राजेंद्र सच्चा साहब और गोपाल अग्रवाल साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि उपराष्ट्रपति ने जो चिंताएं व्यक्त की हैं और जिन मसलों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, देश और समाज और न्यायपालिका वो सभी इस पर ध्यान देंगे। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।